हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? बढ़िया। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको लास्ट में दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला बताया था। अगर दो लाइन जिनके स्लोप्स क्या हो m1 और m2, तो उनके बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। तो दो लाइंस के बीच में जब भी आपको एंगल फाइंड करना हो तो आपको उन लाइंस के स्लोप पता होने चाहिए। ठीक है। तो इतनी बात हम कर चुके थे। हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे इंटरसेप्ट्स की, है ना। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? इंटरसेप्ट्स अंतःखंड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम? अंतःखंड। ठीक है। इंटरसेप्ट्स के बाद हम वापस से उसी फॉर्मूले पे हम लौट के आएंगे, लाइंस के बीच में एंगल के फॉर्मूले पे। ठीक है। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं बेटा? देखो समझो इसको, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया अपना ओरिजिन। तो मैंने क्या किया बेटा, एक लाइन बना दी ऐसे, है ना। ये एक लाइन हो गई। ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? ए पर। वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? बी पर। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ काटती है, जिस पॉइंट पे काटती है, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, ये जो लेंथ आएगी ओ ए, ये क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। किसका? लाइन का। ओ ए क्या है? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन। ठीक है। ओ ए को क्या कहेंगे बेटा? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और लाइन वाई एक्सिस को जहां काटती है, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बोलते हैं। ओ बी क्या कहलाता है? वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है ना। हिंदी में बोले तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब एक्स अंतःखंड, रेखा का एक्स अंतःखंड, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है रेखा का वाई अक्ष पर अंतःखंड या वाई अंतःखंड। ठीक है बेटा। अच्छा, और ये जो ए बी है, ए बी पोर्शन जो है इसका, लाइन का जो ए बी पोर्शन है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ गया, इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य अंतःखंड। ठीक है ना। ए बी को क्या बोलते हैं हम? ए बी जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है। अक्षों के मध्य अंतःखंड, हिंदी में बोले तो अक्षों के मध्य अंतःखंड ए बी। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो हमने इंटरसेप्ट बनाए हैं, ये जो लाइंस के जो इंटरसेप्ट होते हैं, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है? लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, है ना, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में जो सेगमेंट आएगा, जो लाइन लेंथ आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। ऐसे ही वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गई। ये क्या होगा आपका? एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ये जो लेंथ है क्या हो जाएगी? वाई इंटरसेप्ट। यहां भी लिख देता हूं मैं डायग्राम में, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। और जो ए बी है, ए बी, ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अक्षों के मध्य अंतःखंड। अब देखो, मैंने लाइन को ऐसे बनाया हुआ है, तो आप इसमें ये देख सकते हो, ओ ए जो लेंथ आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी, है ना भाई। ए पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस पर, है ना। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो लेंथ होगी ना ये। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। और बी का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब इस लाइन के द्वारा ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस पे बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की लेंथ आएगी ओ ए और ओ बी, ये क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। और इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ए बी, है ना। अब कल को मान लो कोई लाइन ऐसे बना दे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे लाइन बना दी। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखो, इस लाइन का एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में है,
ये पॉइंट जो है एक्स एक्स ओरिजिन के इधर आ गया ना लेफ्ट साइड में, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो इसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट आएगा इस लाइन का, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो इसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में, ठीक है। इसके लिए अगर मान लो कोई लाइन ऐसे बनाता है, ध्यान देना, किसी ने लाइन ऐसे बना दी, ये ओरिजिन पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड में काट रही है और वाई एक्सिस को भी नेगेटिव साइड में काट रही है। इसका मतलब इसके जो दोनों इंटरसेप्ट हैं, ओ ए इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और इसका जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा ओ बी, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर लाइन मान लो ओरिजिन से पास हो जाए, अगर लाइन कहाँ से पास हो जाए, ओरिजिन से, जैसे देखें ये ओरिजिन से पास हो गई। अब लाइन जब ओरिजिन से पास होगी तो फिर उस केस में इसके दोनों इंटरसेप्ट जीरो होंगे। ओ ए इंटरसेप्ट जीरो होगा और ओ बी इंटरसेप्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होती है, जीरो होती है। आगे बात समझ में? क्योंकि इंटरसेप्ट की लेंथ हम कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से तो मेजर करेंगे ना। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट देखेंगे लाइन के लिए, जब वाई एक्सिस की वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट देखेंगे। अब लाइन जब ओरिजिन से जाएगी तो एक्स एक्सिस पर जीरो से जीरो के बीच में डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे भी जीरो से जीरो के बीच में डिस्टेंस, तो दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, तो ये नोट कर लेना, इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक। तो बेटा दो शब्द हैं, ध्यान देना। मैं कहूं एक्स इंटरसेप्ट लेंथ, एक्स अंत्यखंड की लंबाई, तो जब लेंथ वर्ड आ जाए ना तब तो आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, भले ही इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब जैसे मैं इसमें बात करूं तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जब लेंथ की बात हो रही हो, जब किसकी बात हो रही हो, लेंथ की बात हो रही हो, तो फिर इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है या पॉजिटिव ही लेते हैं। और अगर केवल इंटरसेप्ट की बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो किसी भी टाइप से हो सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, अब कोई कहेगी सर ऐसा करते हैं, कैसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो जो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटे, ए पॉइंट पे। अब ये जो पैरेलल लाइन आपने बनाई है, इस लाइन के लिए बताओ मुझे तो कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखो वाई जो इंटरसेप्ट है इसका वो तो दिख ही रहा है डायग्राम में, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है ओ ए हो जाएगा। ये इसका वाई इंटरसेप्ट हो गया, ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर इसने वाई एक्सिस को काटा, ठीक है। अब मैं अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, नहीं क्या। अब लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दी, अब पैरेलल लाइंस तो कहीं मिलती ही नहीं है, या कहां जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना। अब हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पे मिलेगी, जब इनफाइनाइट पे मिलेगी तो उस इनफाइनाइट वाले पॉइंट की इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इस केस में, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो उस केस में उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही अगर मान लो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अगर लाइन किसके पैरेलल हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो फिर इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो डिफाइन नहीं होगा। वाई इंटरसेप्ट ये डिफाइन नहीं होगा, ये अनडिफाइन होगा, अनडिफाइंड, ठीक है ना। और एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगी, बात खत्म। भाई जब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे एक्स वाई प्लेन में तो उस लाइन के लिए चार केस होंगे, या तो वो दोनों एक्सिस को काटेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। जब दोनों एक्सिस को काटेगी तो दोनों इंटरसेप्ट डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव साइड में काट रही है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव साइड में काट रही है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएंगे। लेंथ की बात आएगी तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। दूसरा केस, या वो लाइन एक एक्सिस को काटेगी दूसरी के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस को के पैरेलल हो सकती है,
या y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। x एक्सिस के पैरेलल होगी तो x का इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो y का इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। और चौथा केस कौन सा हो सकता है कि ओरिजिन से पास हो। जब ओरिजिन से पास होगी तो दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी, 0 होगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अभी जो इंटरसेप्ट हैं ये क्यों बताए हैं आपको, एक तो इनको बताने का रीजन क्या है कि आप आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लाइन की एक इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, चूंकि अपन स्लोप पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या है, स्लोप फाइंड करने के लिए कंडीशन इंटरसेप्ट से रिलेट करके दे दी जाती है क्वेश्चन में। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, अच्छा, एक हमने इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस भी पढ़ा है ना, एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, क्या लिख रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। अब उस लाइन का स्लोप जो जिसके इंटरसेप्ट क्या हो, इक्वल हो। इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है ओ ओरिजिन, ये लाइन बन गई, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ओ ए बराबर क्या हो, ओ बी हो, है ना, और दोनों इंटरसेप्ट क्या हो, सेम साइन के हो। ऐसा नहीं हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। इंटरसेप्ट क्या कह रहे हैं हम, इंटरसेप्ट कह रहे हैं बेटा, देखो इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए। इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, उनका साइन भी इक्वल होना चाहिए, जैसे यहां पे, ठीक है। अब देखो, अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ये लेंथ अगर इस लेंथ के इक्वल है तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो देखो इनके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं क्या। अब ये एंगल कितना है, 90, तो इन दोनों का सम कितना बचा, 90 बचा। अब ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो ये 45 का, ये 45 का, जब ये 45 का तो ये कितना, 135, और जब ये 135 तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, tan 135 आएगा। और tan 135 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, -1, नहीं क्या। अच्छा, ये लाइन ऐसे भी बन सकती थी, इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो ऐसे भी बन सकती थी कि भाई नेगेटिव साइड में काटती दोनों एक्सेस को, एक्स एक्सिस को भी नेगेटिव साइड में काटती लाइन, वाई एक्सिस को भी नेगेटिव साइड में काटती। तो अब ये दोनों लेंथ अगर इक्वल हो जाएं तो अगेन ये वाला जो एंगल है कितना आएगा, 135 आएगा। तो इस केस में भी लाइन का स्लोप कितना आएगा, tan 135 मतलब -1। तो इस पॉइंट को आप याद भी रख लेना कि ऐसी लाइन जो दोनों एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है उसका स्लोप कितना होता है, -1 होता है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया याद करने का। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 क्या है, हाँ, पॉइंट नंबर 2 में अगर मान लो आपसे कहा जाए कि स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन, इसका स्लोप क्या होगा। अब देखो, इसमें जो इंटरसेप्ट है उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, अंतःखंडों की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन साइन क्या होना चाहिए उनका, पॉजिटिव, सॉरी अपोजिट। साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। साइन अपोजिट होने का मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस का नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक्स एक्सिस का नेगेटिव है तो वाई एक्सिस का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा ऐसे, जब लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में से पास हो। क्यों, अब देखो इसमें वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। और एक ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास हो रही हो। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, इधर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, इसमें नेगेटिव है। आगे बात समझ में। अब इंटरसेप्ट्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। लेंथ इक्वल होने का मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बेटा ये कितना 90, तो अगेन ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 45 ये 45 ये, तो ये हो गया 45। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, tan 45,
tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लाइन का स्लोप कितना आ गया 1। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ इस लाइन के स्लोप की, तो इस लाइन के स्लोप को फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, कल बताया था आपको। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों इक्वल कह रहे हैं हम लेंथ में, ये 90 तो ये 45, ये 45 तो ये भी कितना आएगा 45 आएगा, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा tan 45 का मतलब 1। तो अगर मान लो किसी लाइन के लिए कहा जाए कि साहब जो इंटरसेप्ट्स हैं वो लेंथ में इक्वल हैं लेकिन साइन क्या है उनके अपोजिट हैं, तो लाइन का स्लोप कितना होगा +1। कहा जाए कि इंटरसेप्ट इक्वल है, अब इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब लेंथ भी इक्वल है और साइन भी सेम है, तो उस केस में इंटरसेप्ट ऐसा होने पर इंटरसेप्ट के लिए स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का -1 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो कई बार क्या है स्लोप फाइंड करने के लिए इस तरह से इंटरसेप्ट की कंडीशन भी यूज करनी आपको पड़ सकती है क्वेश्चन में। बिठा दिया जाए, इसको नोट कर लिया होगा, दोनों पॉइंट ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, अब आगे हम वापस लौट के आते हैं किस पे, जो अपन ने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था लाइंस के बीच में एंगल का, है ना, उस पे लौट के आते हैं। हाँ, एंगल बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच में एंगल। तो जैसे एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई, मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या कंसीडर कर लिया, मान लिया m1 है, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या कंसीडर कर लिया m2, है ना, ये कंसीडर किया हुआ है, माना हुआ है। अब इन लाइंस के बीच में ये जो एक्यूट एंगल है ये कितना है, मान लिया थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्यूट एंगल है थीटा लाइंस के बीच में, लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल थीटा, क्या फॉर्मूला आया था कल इसके लिए, tan इनवर्स मोड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था, है ना, इसका डेरिवेशन पढ़ लिया था फॉर्मूले का। तो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको उन दोनों के स्लोप पता होने चाहिए, है ना। अच्छा, अब यहां से हम और इंपॉर्टेंट कंडीशन बनाने वाले हैं, देखिए क्या क्या। हाँ बेटा, ये एक्यूट एंगल है, अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, अधिक कोण चाहिए, मतलब अगर ये वाला एंगल चाहिए लाइंस के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई में से घटा देना, जितना ये है उतना ही ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, ये कितना होगा पाई माइनस थीटा। हाँ, अब इस फॉर्मूले में आगे क्या है, देखो आगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर रेखाएं समांतर हों, अगर रेखाएं क्या हो समांतर, लाइंस अगर पैरेलल हों। अब लाइन जब पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है बेटा 0 डिग्री, है ना। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा 0। अब थीटा 0 होने का मतलब tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। tan इनवर्स का उधर ट्रांसफर करना, tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 इक्वल्स टू 0। नीचे वाली वैल्यू को 0 में ट्रांसफर कर देना, तो m1 - m2 इक्वल्स टू 0 बचेगा, तो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, लाइंस अगर पैरेलल हैं, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। और वाइस वर्सा कंडीशन भी है, वाइस वर्सा का मतलब अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इफ लाइंस आर पैरेलल, या इफ को हटा देता हूं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे, और अगर स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। ये कंडीशन है। अगर मान लो किसी लाइन का स्लोप मान लो 2 है, ठीक है, तो उस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन बनेंगी दुनिया में 2D सिस्टम में, सबका स्लोप कितना होगा 2 होगा। आ रही बात समझ में। ऐसे ही किसी लाइन का स्लोप अगर मान लो √3 है, तो दुनिया में जितनी भी लाइन बनेगी 2D सिस्टम में उसके पैरेलल सबका स्लोप कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट तक अपने काम में आएगी 2D में, कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे इक्वल होंगे।
स्लोप्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पॉइंट पे, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है साहब, सेकंड पॉइंट ये है, सुनिए, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर रेखाएं लंबवत हैं, अगर रेखाएं लंबवत हैं। अब लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 90। tan इनवर्स को उधर ले जाना तो tan 90 बन जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा, tan 90। और tan 90 की वैल्यू सारी दुनिया जानती है, कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं क्या लिख दूंगा, 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 0 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा साहब, 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। और यहां से फिर m1 m2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, -1। अगर रेखाएं लंबवत हैं तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होगा। ये भी वाइस वर्सा कंडीशन है। कैसे, अगर दो लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, LR परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। और एक इसका वाइस वर्सा भी रिजल्ट होगा, अगर m1 m2 बराबर -1 है तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप्स होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, ऋणात्मक व्युत्क्रम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, देखो यहां से अगर मान लो मैं m1 को फाइंड करूं तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/m2। और अगर m2 को फाइंड करूं तो -1/m1। तो m1 के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि m1 क्या है, m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ऋणात्मक व्युत्क्रम है। और m2 के बारे में क्या कह सकता हूं कि m2 क्या है, m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है, अगर किसी लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2, राइट। अगर किसी लाइन का स्लोप 2/3 है, अगर किसी लाइन का स्लोप 2/3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। किसी लाइन का स्लोप मान लो अगर √3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/√3, है ना। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। अब देखो क्या ये वाली बात सभी के लिए सत्य होगी, चेक करते हैं। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते, बताओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना भाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के स्लोप्स का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि एक्स लाइन जो है इसका स्लोप कितना होता है, 0। और वाई एक्सिस का जो स्लोप है वो कितना होता है बेटा, वो तो अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है, बताया था आपको मैंने। अब अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्लोप्स का प्रोडक्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 0 × इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 × इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा अपन करेंगे 12th में लिमिट वाले चैप्टर में। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि mx × my का जो प्रोडक्ट है वो -1 नहीं आ रहा, जबकि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। और अभी अभी हमने कहा कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो बेटा ये वाली जो बात है, ये वाली बात तभी सत्य है जब दोनों लाइंस के स्लोप्स क्या हों, डिफाइन हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हेन बोथ m1 एंड m2 आर डिफाइंड। अगर दोनों लाइंस के स्लोप्स क्या हैं, डिफाइन हैं। दोनों लाइंस के स्लोप डिफाइन होने का मतलब किसी भी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डिफाइन स्लोप वाली जो लाइंस होंगी उनमें परपेंडिकुलर होने पर हमेशा ही
उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए प्रॉपर्टी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं है ना। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ठीक शब्दों में बोलूँ तो ठीक शब्दों में मैं क्या बोलूँगा इसको, कि डिफाइन स्लोप वाली लाइंस के परपेंडिकुलर होने पर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रह जाएंगी ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल का फॉर्मूला याद करना है, लाइंस अगर पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल कर देने हैं, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना कर देना है आपको, -1 कर देना है। हाँ भाई, आई बात समझ में, मिटा दिया जाए इसको। चलिए अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ हम। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x - y + 3 = 0 एंड 3y = 2x। इन लाइंस के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है। अब देखो आपको लाइंस की इक्वेशन दी जा रही है बेटा, एक लाइन तो है ये, है ना। अब ये लाइन अपनी जनरल फॉर्म में है ax + by + c = 0 की फॉर्म में। तो लाइन जब ax + by + c = 0 की फॉर्म, ax + by + c = 0 की फॉर्म में हो तो लाइन का जो स्लोप होता है क्या होता है, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये जो लाइन थी ax + by + c = 0, इसका जो स्लोप है वो क्या बताया था आपको, माइनस का a/b। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप मान लिया मैंने m1 है, ठीक है। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कितना आ गया, 1। तो पहली जो लाइन है उसका स्लोप आ रहा है 1, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन का स्लोप निकालें। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं, कैसे, y वाली टर्म को उधर ले जाना, आ गई इस फॉर्म में। तो इसका जो स्लोप है उसको मैं कह देता हूं m2। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2/3 आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2/3। तो दोनों लाइनों की इक्वेशन आपको दी गई थी, दोनों लाइनों की इक्वेशन से हमने क्या किए, दोनों लाइनों के स्लोप फाइंड कर लिए, है ना। अब इनके बीच में जो एंगल होगा, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही था। तो रख देते हैं इसमें वैल्यू, tan इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 2/3, 1 + 1 × 2/3 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो tan इनवर्स मॉड लग रहा है तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 1/3 और नीचे कितना आ जाएगा, ये 5/3, नहीं सॉरी प्लस का ही आएगा ये, सॉरी प्लस का ही आएगा, 3 - 2 1/3 है ना, और ये 5/3। अगर माइनस का आता तो मोड लगा के हम पॉजिटिव बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, कट गया इससे। तो ये आ गया साहब tan इनवर्स 1/5। तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स 1/5। राइट बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। A -1 0, B 2, 4, C 3, -1, D -6, ये आपके पास 4 पॉइंट हो गए, है ना। अब इसमें कहा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन AB एंड CD। AB और CD के बीच में एंगल निकालना है। अब देखो AB और CD के बीच में एंगल निकालें तो उसके लिए हमें AB लाइन का स्लोप चाहिएगा, क्यों, MAB से लिख दिया मैंने उसको, AB लाइन के स्लोप को। तो AB लाइन का जो स्लोप आएगा, अब AB लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है। अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो उनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, y2 - y1 / x2 - x1। तो AB का स्लोप आ जाएगा y2 - y1 4 - 0 अपॉन x2 - x1 2 - -1।
तो ये आ गया कितना 4/3, राइट। अब ये जो ए बी लाइन का स्लोप आ रहा है इसको m1 कह देता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो लाइन है सी डी, तो स्लोप ऑफ सी डी लाइन, तो इसका जो स्लोप आएगा वही y2 माइनस y1 से 2 -(-1) अपॉन x2 माइनस x1 -6 -3, तो ऊपर आ गया कितना 3 और नीचे कितना आ गया -9, ये आ गया -1/3, ठीक है। ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया -9, तो बन गया आपके पास कितना 3/-9, तो -1/3। इसको मैंने कह दिया क्या m2। दूसरी लाइन का जो स्लोप आया सीधी लाइन का स्लोप, उसको क्या कह दिया मैंने m2। तो आपको मिल गए ए बी लाइन का स्लोप मिल गया, एडी लाइन का स्लोप मिल गया, ठीक है ना। तो अब इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा दे दो, लगाओ tan इनवर्स मॉड m1, m1 किसको कहा है 4/3 को, माइनस m2 किसको कहा है -1/3 को, ठीक है। 1 + m1, m1 कितना है 4/3, m2 कितना है -1/3। सॉल्व करो tan इनवर्स, ये देखो प्लस हो जाएगा 4 + 1 5/3 बन गया ऊपर, है ना। नीचे कितना जाएगा 9 -4 5/3, नीचे भी कितना आया 5/3, ऊपर भी कितना आया 5/3 आया है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। कौन सा एंगल आया है, एक्यूट एंगल आया है। ऑब्ट्यूज एंगल पूछे तो वो कितना हो जाएगा 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135 डिग्री आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो कैसे भी करके आपको लाइंस के अगर स्लोप पता है तो उनके बीच में आप एंगल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एंगल बिटवीन 2x - y + 6 = 0 है ना, एंड x + 2y + 7 = 0, इन लाइंस के बीच में एंगल निकालें। अब देखो फटाफट से, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। इसका स्लोप कितना आ जाएगा -a/b से 2 आ जाएगा। इसका जो स्लोप आएगा -a/b से कितना आ जाएगा -1/2। अच्छा देखो, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप -1/2, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गए। कहने का मतलब यहाँ पे तो अगर सीधे ही देखा जाए तो m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो -1 आने का मतलब क्या है कि लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर है। लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर है कि नहीं, सही बात है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ लाइन kx + 2y - 1 = 0 is parallel to line 3x - 4y + 1 = 0, then value of k। तो k की वैल्यू क्या होगी साहब, है ना। तो देखिए लाइंस चूंकि पैरेलल हैं, लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं, सिंस लाइंस आर पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल हैं तो इसलिए m1 बराबर क्या होगा m2, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अब m1 का मतलब पहली लाइन का स्लोप, पहली लाइन में आपको इक्वेशन दी हुई है ना लाइन के लिए, तो इसका स्लोप आ जाएगा -k/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। दूसरी लाइन जो है इसमें भी इक्वेशन है इसके लिए, तो इसका स्लोप कितना आएगा -3/-4 3/4 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3/2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो लाइंस अगर पैरेलल हो तो स्लोप को इक्वल कर दो, लाइंस अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना कर दोगे -1। अब इसी में मान लो तुमसे कहा जाता, इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम क्या करते, हम उस केस में फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल कर देते, तो उस केस में k की वैल्यू आ जाती। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। हाँ बेटा, अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन, है ना, ऑफ
एंगल फॉर्मूला बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्मूला है ना, इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसके अनुप्रयोग है ना, इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज कर सकते हो, उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, देखो, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को भी आप स्लोप के थ्रू प्रूव कर सकते हो। 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी को आप स्लोप के थ्रू प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, है ना, अब 3 पॉइंट कोलिनियर, जैसे मैंने ये बना दी ए बी और ये सी, कोलिनियर हो गया भाई, एक ही लाइन पर आ गए तीनों पॉइंट, नहीं क्या। अब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो अब तक हमारे पास क्या कंडीशन होती है, या क्या कंडीशन हम यूज करते थे। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो, उनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हों, है ना, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x3 y3। तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हो और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो हम क्या कंडीशन यूज करते हैं अब तक, उनसे बने ट्राइंगल का एरिया क्या बना देते हैं बेटा, 0, जो डिटरमिनेंट वाला आपको मैंने मेथड बताया है। और वही यूज करना है आपको, हमेशा वही यूज करना है, वो सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा बेटा, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो 2 पॉइंट को मिलाते हुए 2 लाइन के स्लोप निकाल लो। जैसे मैं एक तो स्लोप निकाल लूंगा किसका, ए बी का, एक तो स्लोप किसका निकालूंगा, ए बी लाइन का, एक स्लोप निकाल लूंगा मैं किसका, बी सी लाइन का, ठीक है ना। अब अगर मान लो ए बी लाइन का स्लोप बी सी लाइन के स्लोप के बराबर आ जाए, ए बी लाइन का स्लोप बी सी लाइन के स्लोप के क्या आ जाए, बराबर, समझना बात को, फिर मैं लिखवा भी दूंगा आपको अलग से। अगर ए बी लाइन का स्लोप, अगर ए बी लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाए, बी सी लाइन के स्लोप के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी, अभी पढ़ा है आपने। अब चूंकि ए बी लाइन बी सी के पैरेलल है और दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, तो जैसे तुमने ए बी लाइन बना दी, अब मैं एक बी सी लाइन और बनाऊं जो इसी के पैरेलल हो। अब बी सी लाइन जब मैं इसी के पैरेलल बनाऊंगा तो उसको ऐसे ही तो बनाऊंगा ना, इसी पे, तो दोनों लाइन ये क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब एक ही लाइन पर आ जाएंगी, ए बी और बी सी। तो उस केस में ए बी सी क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर हो जाएंगे, ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर मान लो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर है ना, तो ए बी का जो स्लोप है वो बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए बी का स्लोप ए सी के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि 2 लाइनें आपको बनानी है, तो 2 लाइनें कोई सी बना लो, ए बी बी सी बना लो, या ए बी ए सी बना लो, या बी सी ए सी बना लो, ठीक है ना। तो 2 लाइनों का जो स्लोप है वो इक्वल कर दो। चूंकि दोनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो जब इन लाइनों को हम पैरेलल बनाएंगे तो ये पैरेलल ना बन के एक ही लाइन पर बनेंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगे तीनों पॉइंट, तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी लाइंस, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देख सकते हो आप डायग्राम में। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो 2 पॉइंट को लेकर बनाई गई लाइंस के जो स्लोप आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो ए बी लाइन का स्लोप बी सी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। और एक वाइस वर्सा कंडीशन है, अगर 3 पॉइंट्स के लिए ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर हो तो फिर तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका विलोम भी सत्य है। आ गई बात समझ में। तो आप स्लोप के थ्रू 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी प्रूव कर सकते हो। आ रही बात समझ में। जैसे देखिए, मान लो तुमसे कहा जाए कि पॉइंट्स ए 3,2 बी 5,-1 सी x, -1 x, -1 नहीं लेते, अलग ले लेते हैं, x,3 आर कोलिनियर देन x इक्वल टू। अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर, तो x की वैल्यू बतानी है ना। तो एक तो तरीका क्या है अपने पास, रिजर्व मेथड, आपको हमेशा वही यूज करना है, ठीक है। क्या है वो मेथड, इनसे बने ट्राइंगल का एरिया में क्या बना दूं, 0 बना दूं। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना।
कैसे आएगी देखो, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ मेथड 1। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2, है ना। फर्स्ट वाला पॉइंट 3 2, फिर सेकंड वाला पॉइंट 5 - 1, फिर थर्ड वाला पॉइंट x3, फिर वापस से फर्स्ट वाला पॉइंट, है ना। इसको क्या बना देना है 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, तो 1/2 0 में ट्रांसफर हो गया, है ना। अच्छा इधर क्या रह जाएगा -3 - 10, तो माइनस का 13 आ गया, प्लस 15 माइनस x, तो 15 + x हो गया, है ना। भाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख दी पहले, कितनी आएगी वो -3 माइनस का 10, कितना आ जाएगा -13। फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 15 + x आएगी, फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2x - 9 = 0, तो 2x + x कितना हो गया 3x, है ना। और इधर कितना है देखो 13 + 15 कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 9, तो माइनस का 7, ये बचेगा =0, तो 3x - 7 = 0, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 7/3 आ जाती है ना, ट्राइंगल का एरिया 0 करने वाले मेथड से। अब यहाँ पे दूसरा जो मेथड है उसकी बात करते हैं, M2 की बात करते हैं। M2 में देखो चूंकि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं, तो AB का जो स्लोप है वो BC के स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है बात है। अब AB का स्लोप कितना आएगा देखो y2 - y1, डायरेक्ट लिख दूं क्या -1 - 2, तो -3 अपॉन x2 - x1, 5 - 3 कितना 2। फिर BC का स्लोप कितना आएगा y2 - y1, 3 - -1, तो 3 + 1 कितना 4, फिर x2 - x1 x - 5, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस का 3x प्लस का कितना 15 = 8, तो -3x = कितना -7, नहीं क्या। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो यहाँ से 7/3, और यहाँ से भी कितनी आई थी 7/3, क्रॉस चेक भी हो गया। तो 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी आप प्रूव कर सकते हो किससे, स्लोप के थ्रू, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एंगल फॉर्मूला स्लोप भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, स्लोप एंड एंगल फॉर्मूला। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी प्रूव करने में, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, चलिए अब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेटा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के स्लोप पता हो तो आप ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ध्यान देना। दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू फाइंड इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को फाइंड करने में। कैसे देखो, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, तो हम इन इंटरनल एंगल्स को फाइंड करेंगे, है ना। अब मान लो कि ये जो साइड है AB साइड, इसका स्लोप कितना है m1, जो BC साइड है इसका स्लोप कितना है m2, तो AC साइड है इसका स्लोप कितना है m3, है ना। अब इनके स्लोप्स के लिए हो सकता है कि आपको साइड्स की इक्वेशन दी जाए, है ना, या हो सकता है कि वर्टिसेज के तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं आपको, है ना, A के B के और C के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, तो फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से तीनों साइड्स के क्या आ जाएंगे आपके पास स्लोप आ जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के जो स्लोप हैं वो नोन होने चाहिए, तो तीन साइड्स के स्लोप m1 m2 m3 अपन ने मान लिए, ठीक है। अब ये जो एंगल A है, ये क्या है एंगल A, ठीक है, एंगल A, इसको लिख देता हूं मैं थीटा A का मतलब A पे बनने वाला एंगल थीटा, इसको लिख दिया थीटा B, और इसको क्या लिख दिया बेटा मैंने थीटा C, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको जो है m1 m2 m3 को एक साइक्लिक ऑर्डर में लेना है ना। क्या करना है, टेक m1 m2 m3 इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब जैसे m1 है, m1 के बाद m2 को ले लो, और m2 के बाद किसको ले लो m3 को। ऐसे मत करना m1 लिया, m1 के बाद क्या ले लिया m3 ले लिया, नहीं एक ही ऑर्डर रखो आप, m1 m2 m3, या फिर
M3 M2 M1, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक ऑर्डर रखो। तो देखो पहले मैं थीटा बी एंगल को निकालूं, तो थीटा बी जो एंगल है, बी पर बनने वाला जो एंगल है, ये इन लाइंस के बीच में है जिनके स्लोप क्या है M1 M2, है ना। तो ये जो थीटा बी एंगल है ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स और क्या M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल आएंगे बेटा, ये एक्यूट भी हो सकते हैं तीनों एंगल, या हो सकता है कि एक ऑब्ट्यूज हो, दो क्या हो एक्यूट। कहने का मतलब जो एंगल आप निकाल रहे हो वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। और जो हम फॉर्मूला लगाते हैं लाइंस के बीच में एंगल का, उसमें हम मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको कौन सा एंगल निकालना होता है, एक्यूट एंगल निकालना होता है। लेकिन ट्राइंगल के केस में क्या होगा, हम मोड नहीं लगाएंगे, जो ये वैल्यू आएगी उसको एज इट इज लेंगे, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो M1 M2 के लिए जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो M1 M2 लाइन के बीच वाला एंगल आ जाएगा। M1 M2 लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है, बी, तो थीटा बी आ गया, ठीक है। ऐसे ही M2 M3 के बीच में कौन सा एंगल होगा, सी, तो थीटा सी। इसको क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। ध्यान देना, मैंने जो यहाँ पे लिखा है साइक्लिक ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने M2 माइनस M3 लिखा है, इसको आपको M3 माइनस M2 नहीं लिखना, M1 माइनस M2, तो नेक्स्ट में क्या आएगा M2 माइनस M3, उससे नेक्स्ट में क्या आएगा फिर M3 माइनस M1, है ना। अच्छा, ये M1 M2 लाइंस के बीच, M2 M3 लाइंस के बीच में एंगल आ गया, ठीक है। अब M3 M1 लाइंस के बीच में एंगल निकालूं अगर मैं, तो वो कौन सा है, ए पर बनने वाला थीटा ए। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, tan इनवर्स मोड, मोड तो लगा ही नहीं रही ना, सॉरी, tan इनवर्स M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3। बोलो आ गई बात समझ में, मोड यूज नहीं करना है, नहीं किया है हमने, ठीक है ना। डू नॉट यूज मोड लिख भी देता हूं मैं ताकि ध्यान रहे। अच्छा, अब क्या होगा देखो, जब हम इनको फाइंड करेंगे तो हो सकता है ये तीनों पॉजिटिव आए, हो सकता है क्या आ जाए, तीनों पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव आते हैं तो तीनों क्या होंगे, ये इंटरनल एंगल ही होंगे लाइंस के, लाइंस के क्या होंगे, इंटरनल एंगल्स ही होंगे। जैसे दो लाइनें काटती है तो उनके बीच में दो तरह के एंगल बनते हैं ना भाई, एक तो एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे ए बी और बी सी लाइन की बात करूँ, अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो ये तो इंटरनल एंगल है बेटा, और ये क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल है, नहीं क्या। तो अगर तीनों पॉजिटिव आते हैं, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे तो तीनों ये फिर इंटरनल एंगल ही होंगे ट्राइंगल के, तीनों क्या होंगे, इंटरनल एंगल ही होंगे ट्राइंगल के, नहीं क्या। एक्सटर्नल एंगल एक भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये तीनों एक्सटर्नल एंगल होते, तीनों अगर क्या होते, एक्सटर्नल एंगल होते, तो फिर चूंकि ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाते, एक्यूट हो जाते, तो इंटरनल एंगल जो आते वो क्या हो जाते, ऑब्ट्यूज हो जाते। तो ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये तीनों क्या आए, पॉजिटिव आए, देखो थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, अगर तीनों क्या आए, पॉजिटिव आए, तो क्या होंगे, ये इंटरनल एंगल्स होंगे, क्या होंगे, इधर लिख देता हूं, थोड़ा हो सकता है इधर नहीं दिख रहा हो आपको, इसको मिटा देता हूं मैं। थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, अगर ये तीनों क्या आए, पॉजिटिव आए, तो कौन से एंगल होंगे, इंटरनल एंगल्स होंगे ट्राइंगल के। आपका काम खत्म, ठीक है। अगर मान लो दो पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए, तो जौन सा भी नेगेटिव आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और बाकी दो क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो उस केस में भी इंटरनल एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल में दो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है। अगर मान लो कि दो एंगल तो नेगेटिव आए और एक क्या है, पॉजिटिव आए, अब दो एंगल नेगेटिव आए और एक पॉजिटिव आए, अब जो एंगल नेगेटिव आएंगे उनके करस्पॉन्डिंग थीटा क्या आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा,
है ना, मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे और ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो क्या ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इस केस में ये जो एंगल्स आएंगे बेटा, ये कौन से एंगल होते हैं? एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं। ये कौन से एंगल आएंगे? एक्सटर्नल एंगल आएंगे। मतलब ये वाला एंगल आएगा, है ना, इधर कौन सा एंगल आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा। इधर कौन सा एंगल आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है? इंटरनल एंगल्स के लिए सबको पाई में से घटाना है। इस वाले केस में सबट्रैक्ट ऑल एंगल्स फ्रॉम पाई फॉर इंटरनल एंगल्स। आ रही है बात समझ में? अगर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब दो ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट। अब दो ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल में पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब ये इंटरनल एंगल नहीं है। ये कौन से एंगल है? एक्सटर्नल है। इंटरनल निकालने तुमको क्या करेंगे? पाई में से घटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तीनों नेगेटिव आ जाए, तीनों नेगेटिव आने का मतलब तीनों ही क्या हो गए? ऑब्ट्यूज हो गए। अब तीन ऑब्ट्यूज हो गए तो तीन ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब कभी भी पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब ये कौन से एंगल आए होंगे? एक्सटर्नल एंगल्स आए होंगे। अभी एक्सटर्नल एंगल्स आए होंगे तो इंटरनल एंगल्स के लिए भी क्या करना है? इसमें सभी एंगल्स को कितने में से घटा देना है तुमको? पाई में से घटा देना है। तो सभी एंगल्स को जब पाई में से घटाएंगे तो एक्यूट एंगल आ जाएंगे तीनों। तो इंटरनल एंगल पॉसिबल है ट्राइंगल में, है ना। तो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स आपको पता हैं, उनके तीनों साइड्स पता होने का मतलब उनके अगर आपको स्लोप पता है, स्लोप अगर नोन है, M1 M2 M3 हैं, तो M1 M2 M3 को एक ही ऑर्डर में, एक ही सीक्वेंस में लेते हुए आप इस तरह से एंगल के फॉर्मूले से तीनों साइड्स के बीच में एंगल निकाल लो, है ना। बस यहाँ पे मॉड यूज़ नहीं करना, मॉड यूज़ नहीं करना। जैसे वैल्यू आ रही है वैसे आने देना। तीनों पॉजिटिव आए इंटरनल एंगल होंगे, दो पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए तो भी इंटरनल एंगल होंगे। लेकिन अगर दो नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए या तीनों नेगेटिव आए तो उस केस में इंटरनल एंगल नहीं होंगे, फिर ये एक्सटर्नल एंगल होंगे। तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए फिर क्या करना है? सभी को कितने में से घटा देना है बेटा? पाई में से घटा देना है। तो आपके पास इंटरनल एंगल आ जाएंगे ट्रायंगल के। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे स्लोप के और एंगल फॉर्मूले के, है ना। अब ये जो ट्रायंगल वाला केस आपको मैंने बताया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। और फिर कल से डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन की कितनी टाइप की इक्वेशन होती है, कौन कौन सी इक्वेशन होती है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।